हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल SMA ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थेल्स प्रमेय को कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। और थेल्स प्रमेय का उल्टा एक और प्रमेय होता है जिसको थेल्स का विलोम कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थेल्स प्रमेय, उसको प्रूफ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थेल्स का विलोम वो क्या कहता है और उसको कैसे प्रूफ करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। काफ़ी सारे बच्चों को मतलब ये थेल्स का जो ट्रायंगल का क्वेश्चन देख के ही निकल लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं निकलना है, आपको प्रॉपर समझना है थेल्स के प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग आज की वीडियो में प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं, 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज इस पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो आपको किसी भी प्रकार का मैथ में डाउट हो 9th 10th 11th 12th, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो में बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आप चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो थेल्स प्रमेय के साथ। तो चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय ये रहा हम लोगों के पास थेल्स प्रमेय का कथन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो थेल्स प्रमेय का जो कथन है उसको केयरफुली पढ़ लेते हैं कि कह क्या रहा है और कैसे हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। कह रहा है ये थेल्स प्रमेय का ये स्टेटमेंट है, ये कथन, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 5 नंबर का रहता है एग्जाम में, तो ये आपको याद होना चाहिए ये कथन, ठीक है। तो कथन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए अब इसको समझाते हैं आपको। एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज बोला, और किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो मान लीजिए यहाँ पे ABC है, ठीक है। तो हम लोग BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। मान लीजिए ये है, इसका नाम दे दिया D और E, ठीक है। AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटा, ठीक है। बोला कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, मतलब कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य जो दो भुजा है वह एक ही अनुपात में विभाजित होता है। यही कहने का मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह बराबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ओके। तो हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा कि क्या है, यह एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींचा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, माना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC, हमने भुजा BC के समांतर DE रेखा खींचा, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक DE रेखा खींचा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक रेखा खींचा जो AB को D बिंदु पर तथा AC को कहाँ काटा, E बिंदु पर काटती है, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया क्या चीज़
कि मान लीजिए कि हम BC के समांतर एक रेखा खींच लीजिए, मतलब खींच लिए DE, जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटता है। डन। अब क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो बोला ना, अगर तीसरी मतलब किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। मतलब कि हमको यहाँ पे सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो मान के हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने इसमें खुराफाती करेंगे, अपने से इसमें थोड़ा सा खुराफाती करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि D से AC पर लंब खींचेंगे। हम लोग अब प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने क्या करा, AC पर लंब खींच दिया। लंब मतलब परपेंडिकुलर, पूरा 90 डिग्री पर एक लंब खींच दिया M बिंदु पर। ठीक है, अब क्या किए, E से एक लंब खींच दिया N तक, ये भी परपेंडिकुलर लंब है। ठीक है, हमने अपने से क्या करा कि D से AC पर लंब खींचा और E से AB पर लंब खींचा। ठीक है, डन। ये अपने से करना है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, D को C से मिलाएंगे और B को E से। अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें खुराफाती कर दिया। ठीक है, अब देखिए रचना में हम लोगों ने क्या करा, अपने से रचना में करा कि D से DM लंब AC, D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB खींचा। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, D से DM लंब AC और E से EN लंब AB खींचा, अपने से खींचा। अब क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे और C को D से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं B को C से, B को E से, B को E से तथा D को C से मिलाया। ये हम लोगों ने थोड़ा सा खुराफाती किया है अपने रचना में हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया, अपने से कुछ वर्क किए हैं। ये तो हो गया रचना। अब प्रमाण में देखते हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रूफ एकदम बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप और राइटिंग बना के करना पड़ेगा। तो प्रमाण में देखिए, प्रमाण में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ADE में बात करें, ADE में, तो ADE में आधार क्या है, आधार AD और ऊंचाई क्या है EN, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है, लंब है। तो क्या हो जाएगा, AD लंब EN। तो क्या हो जाएगा, AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है AD गुने EN हम लोगों ने लंब खींचा है। डन। अब निकालिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2, ये क्या हो जाएगा DB का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ऊंचाई इसके लिए भी सेम होगा, EN ही होगा ऊंचाई, क्योंकि यह एक क्या है, ऐसे लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ऊंचाई दोनों के लिए सेम होगा। AD के लिए भी ऊंचाई सेम होगा और DBE के लिए भी ऊंचाई सेम होगा। ठीक है, तो इसका आधार हो जाएगा DB और ऊंचाई यही EN हो जाएगा, ये हो जाएगा DB गुने EN। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा 1/2 AD गुने EN बटा 1/2 DB गुने EN।
ई एन। देखो 1/2 से 1/2, ई एन से ई एन कटा, तब क्या आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल कितना आ गया, ए डी बटा डी बी। ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। ये अभी काम का चीज़ है। क्या करा हम लोगों ने, ए डी का क्षेत्रफल बटा में डी बी का क्षेत्रफल निकाल लिया। ये कितना है, ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी आ गया। अब क्या करेंगे, आई होप कि आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है। हम इसको अब इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, फिर अब त्रिभुज, देखिए इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से, ए डी ई का क्षेत्रफल बोले या फिर ए ई डी का क्षेत्रफल बोले, क्योंकि दोनों में तो एक ही, इसको बंद करेंगे तो ए डी ई का क्षेत्रफल बोले या ए ई डी का क्षेत्रफल बोले, दोनों सेम है, am I राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर से, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अगेन ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ए ई डी बोले। देखिए हम लोगों ने क्या करा, एक बार इसको आधार मान के क्षेत्रफल निकाला, इसका और इसका, ठीक है। और फिर एक बार ए सी को आधार मान के ऐसे इसका ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, एक बार क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे ए ई को, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है, ए ई, ऊंचाई कितना है, तो अब इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, क्योंकि यह परपेंडिकुलर हम लोगों ने खींच चुके हैं ऑलरेडी। लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये हाइट है पूरा सीधा, ये हो जाएगा गुने डी एम। डन। अब फिर निकालते हैं त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई सी आधार हो जाएगा, गुने फिर इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम ही होगा, क्योंकि यह आधार हो गया और यह क्या हो गया, ऊंचाई। इसके लिए भी ऊंचाई यही होगा, डीएम। डन। अब इसका क्या कीजिए, रेशियो निकाल लीजिए फिर से। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए ई गुने डी एम बटा 1/2 ई सी गुने डी एम। डी एम से डी एम कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, am I राइट। अब ये क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये आ गया ए ई बटा ई सी और ई सी, ए ई बटा ई सी आ गया, ठीक है। हम लोगों ने ये दो ये रेशियो और ये रेशियो निकाल लिया त्रिभुज से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डी का क्षेत्रफल और ए डी का क्षेत्रफल दोनों तो बराबर है, ठीक है। अब नीचे देखिए डी बी का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डी बी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ध्यान से देख रहे हैं, ये वाला डी ई सी और डी ई सी, ये वाला डी बी ई ये वाला और डी ई सी ये वाला, दोनों देखिए ध्यान से, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, दोनों का आधार सेम है, ठीक है, और दोनों एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। मतलब कि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये डी बी ई और डी ई सी दोनों एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, दोनों का आधार सेम है, और ये बी सी और डी क्या है, समांतर है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको क्या, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से।
थोड़ा सा काम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं, चूँकि इसको ही मिटाते हैं, काहे का कन्फ्यूजन रखेंगे आप। चूँकि क्या है, क्वेश्चन में हम लोगों के पास है ऑलरेडी कि BC क्या है, DE के समांतर है, BC समांतर DE, क्योंकि हम लोगों ने क्या मान के चला है पहले कि BC DE के समांतर है। अब BC DE के समांतर है तो DB E का क्षेत्रफल और DE C का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर है, ये दोनों एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ओके, तो ये कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर है? बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एक ही आधार एवं एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ओके, ये आपको लिखने पड़ेंगे थोड़ा सा। हमने बता दिया कि ये DBE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल क्यों बराबर है, तो ये रहा कारण, क्योंकि ये दोनों एक ही आधार में एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया और ये ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल ये तो दोनों ऑलरेडी बराबर हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या बचा, DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। इसको इतना लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AD कैंसिल होगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि AD का क्षेत्रफल और AD का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो ये कट देगा दोनों, तो यही ना बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसी चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। और यह मेरा कितना आया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे है AD बटा DB। इसका मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ये भी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये रहा। और ये तो ये क्या हो जाएगा, AE बटा EC। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही था थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से आता है थेल्स प्रमेय और AD बटा DB और AE बटा EC। हम लोगों ने मान के चला था कि BC के समांतर DE रेखा है। ठीक है, तो ये जो अन्य दो भुजा है AB और AC, इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये रहा आपके साथ प्रूफ। ठीक है, तो आप लोगों को विश्वास हो गया कि ये किसी त्रिभुज में एक भुजा का समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। और ये रहा आपका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा थेल्स प्रमेय। और हाँ, थेल्स प्रमेय को ही बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, इसी को बोलते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे और ये BC समांतर DE प्रूफ करेंगे। ये वो होता है थेल्स का विलोम। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।